नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ अध्याय 4 का अंतिम वीडियो लेकर के, जिसमें कि हमने आपको यह बताना है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं पर गांधीवाद का क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हमें उसका सामना करना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो आपको समझ आए होंगे जिनमें हमने भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, उसके उद्देश्य, आदर्श और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर गांधीवाद का क्या प्रभाव था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं पर गांधीवाद के प्रभावों को हम 4 शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला बिंदु आता है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य है शासन का स्वरूप किस प्रकार का है। गांधीवादियों ने ग्राम गणराज्य वाली विकेंद्रित व्यवस्था पर बल दिया था। इसका क्या अर्थ है विद्यार्थियों? गांधीवादियों मतलब गांधी जी ने या गांधी जी को मानने वाले लोगों ने यह विचार किया था कि भारत जैसे देश में ग्राम गणराज्य स्थापित होना चाहिए और विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात किसी एक केंद्र में या किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। शक्ति का विभाजन विभिन्न स्तरों पर होना चाहिए, जिसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण गांधी जी ने और गांधीवादियों ने, गांधी जी के समर्थकों ने ग्राम गणराज्य का उदाहरण प्रस्तुत किया था। परंतु संविधान निर्माताओं ने इसे अव्यावहारिक माना। उन्होंने यह विचार किया कि यह व्यवहार में लागू हो ही नहीं सकता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, संघीय शासन के बावजूद भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई। गांधी जी के ग्राम गणराज्य को अव्यावहारिक मानते हुए उन्होंने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का भरपूर प्रयास किया। दूसरी व्यवस्था का नाम आता है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के बारे में गांधी जी के बहुत ही विस्तृत और उन्नत विचार हैं, जिसमें उन्होंने कहा भारत में कृषि बनाम उद्योग अथवा गांधी बनाम नेहरू की बहस नहीं थी। श्री मन्ना नारायण और कुमारप्पा जैसे गांधीवादियों का यह कहना था कि कृषि और लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत गांवों में बसता है। यह बिल्कुल सत्य है, प्रामाणिक है कि भारत गांवों का देश है, इसलिए कृषि पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कृषि बनाम उद्योग का मतलब यह नहीं है कि हम गांधी बनाम नेहरू में किसी प्रकार का विवाद है, बल्कि कृषि पर, ग्रामों को उन्नत करने पर गांधी जी ने, गांधीवादियों ने भरपूर बल देने का प्रयास किया था। इन अधिकारियों ने एक गांधीवादी योजना का प्रारूप भी प्रस्तुत किया था। दूसरी ओर वे विचारक और राजनेता थे जिनके लिए विकास का मानदंड था भव्य कल कारखाने, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, कल कारखाने, मशीनीकरण, उद्योग और बड़े बड़े स्तरों पर। यह कहा गया कि रहन सहन का स्तर तभी बढ़ सकता है जब उत्पादन की मात्रा में विविधता बढ़े। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ विचारक और राजनेता यह मानते थे कि यदि कारखाने बड़े होंगे, हमारे उद्योगों में विकास होगा, तो हमारे रहन सहन का स्तर बढ़ेगा और देश उन्नति करेगा या उत्पादन के स्तरों में बढ़ोतरी होगी और हम विकसित हो पाएंगे। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। गांधी जी का यह कहना था कि जब हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी, अर्थात जैसा कि गांधी जी कहते थे कि भारत गांवों का देश है, भारत गांवों में बसता है, यदि उस नींव को ही, उस आधार को ही यदि हम उन्नत नहीं करेंगे, तो हम देख सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों में भी किस प्रकार से हम वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, मशीनीकरण, औद्योगिकरण, इनके भंवर जाल में फंसते चले जा रहे हैं और गांवों को, कृषि उद्योगों को हम अनदेखा करते चले जा रहे हैं और हमारा जो देश है किस प्रकार से आर्थिक उन्नति नहीं कर पा रहा है। अगर गांवों की ओर हमने ध्यान दिया होता, लघु कुटीर उद्योगों की ओर हमने ध्यान दिया होता, शायद कहीं हमारा जो भारत का स्वरूप है शायद कुछ और ही होता।
वास्तव में ये बहस काल्पनिक ज्यादा थी, वास्तविकता पर आधारित नहीं थी। हमारे संविधान निर्माताओं और योजनाकारों का ध्यान कृषि और सिंचाई साधनों पर भी रहा और उद्योगों के विकास पर भी। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं के पक्षधर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यह बात या ये बहस या ये विचार, ये आलोचना काल्पनिक है, व्यवहारिक नहीं हो सकती, वास्तविक नहीं हो सकती। हमारे संविधान निर्माता ने बहुत सी ऐसी योजनाएं तैयार की जो कृषि और सिंचाई के साधनों पर खरी उतरती हैं और उद्योगों के विकास पर भी खरी उतरती हैं। सामाजिक न्याय और गांधीवाद की ओर को बढ़ावा देने वाले नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी हम इसमें विवेचन करते हैं कि संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें गांधीवाद को बढ़ावा दिया गया, अर्थात गांधी जी के सिद्धांतों की चर्चा नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के विकास के लिए राज्य विशेष प्रकार का प्रयास करेगा, उनको विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया है। मादक पदार्थ उन पर और उन सभी वस्तुओं के प्रयोग पर रोक लगाई गई जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं। ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा और उन्हें ऐसे अधिकार दिए जाएं कि वे प्रभावी ढंग से लागू कार्य कर सके, और इसी के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना भी की गई और स्थानीय शासन का स्वरूप भी प्रदान किया गया। और स्थानीय शासन का स्वरूप प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74 बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य रूप में परिणित हो चुके हैं। फिर उसके बाद चौथा बिंदु आता है जो गांधी जी की गांधीवाद को या गांधीवादी विचारों को सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रतिबद्ध है, विश्व शांति की स्थापना। गांधी, नेहरू और विनोबा और अन्य राष्ट्रीय नेता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सत्य और न्याय के समर्थक थे। गांधी जी ने कहा था कि हम अपने देश की स्वतंत्रता चाहते हैं और दूसरों का शोषण करके या उन्हें हानि पहुंचाकर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी ने कहा कि हम अपने देश की स्वतंत्रता तो चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता उस कीमत पे नहीं कि हम दूसरों का शोषण करेंगे या उनको हानि पहुंचाएंगे। हम उनकी स्वतंत्रता, उनकी शांति के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इसलिए भारतीय संविधान राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख करता है और राज्य को यह निर्देश देता है कि वह इस प्रकार का कार्य करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर की भावना जगे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। भारत जैसा एक विशाल देश, लोकतांत्रिक देश, शांति प्रिय देश परस्पर यही प्रयास करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शांतिपूर्वक या पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से भली प्रकार से सुलझा सके। वह युद्ध की भावना से बहुत ही कोसों दूर है। इस प्रकार से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में गांधीवादी विचारों को बहुत ही प्रभावी ढंग से मान्यता दी गई है और उसे लागू भी किया गया है, स्वीकार भी किया गया है। इसके बाद हम अध्याय के अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं और हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिरता के माहौल में या इस प्रकार के माहौल में, तनावग्रस्त माहौल में घसीटती हैं या ले जाकर के रखती हैं। किसी भी संविधान की सफलता की टीम में 3 कसौटियां होती हैं। 3 कसौटियां बताई गई हैं। पहला, संविधान किस सीमा तक देश को राजनीतिक स्थिरता प्रदान कर सकता है? क्या देश में लगातार सरकारों के बिगड़ने का क्रम जारी है? क्या सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और कार्यकाल के मध्य ही वह सत्ता अवरुद्ध हो जाती है और स्थिरता प्राप्त नहीं होती है? दूसरा आता है, क्या संविधान सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का उपकरण बन गया है और नागरिकों को किस सीमा तक सामाजिक आर्थिक न्याय मिला है? तो यह भी हमें अंदाजा लगाना होगा कि संविधान में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार का है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अगर है तो क्या उस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सभी नागरिकों को न्याय मिला है? तो इस प्रकार की बात भी
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को सफल बनाने में कार्य करती है। तीसरा आता है राजनीतिक व्यवस्था में आम लोगों की भागीदारी कितनी है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में आम जनता, जिस प्रकार से हम बात करते हैं लोकतांत्रिक समाज की बात करते हैं, और लोकतांत्रिक समाज किससे बनता है, लोगों से बनता है, जनता से बनता है, जनता की सहभागिता से बनता है, उनकी जागरूकता से बनता है। तो क्या उनकी सहभागिता, उनकी भागीदारी, उनकी जागरूकता जो है वो सटीक है, क्या इस प्रकार से वह प्रभावी है कि वह लोकतंत्र को प्रभावित करती है। ये सभी मुद्दे ही राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं जो उस राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले चुनौती आती है गठबंधन सरकारें और राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा प्रश्न। जहां तक राजनीतिक स्थिरता का प्रश्न है हमारे सामने, देश में 1950 से स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं और इस संविधान के अंतर्गत देश में 17 संसदीय चुनाव हो चुके हैं। 1989 में पहली बार यह नौबत आई थी, यह संकट आया था कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी जिसे भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों ने बाहर से समर्थन देना मंजूर किया। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार एक कमजोर सरकार थी जो ऐसे अस्वाभाविक समीकरणों के सहारे टिकी थी। 10वीं लोकसभा के लिए 1991 में चुनाव हुए और लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में एक बार फिर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई और कांग्रेस आई, अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई और इसलिए 21 जून 1991 को कांग्रेस नेता श्री नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात 1996, 1998 और 1999 में कक्षा 11वीं और 12वीं और 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए और 13वीं लोकसभा के मतदाताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए के पक्ष में निर्णय दिया। मई 2004 में लोकसभा के लिए पुनः किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए गए क्योंकि अन्य कई दलों और वामपंथी दलों ने कांग्रेस द्वारा मनोनीत नेता को अपना समर्थन देना स्वीकार कर लिया था। इसके बाद यूपीए सरकार को वामपंथी पार्टियां बाहर से समर्थन दे रही थी। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस भी ले लिया। सरकार गिरते गिरते भी बची और समाजवादी पार्टी उसके बचाव में आकर खड़ी हो गई। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस के 200 से ज्यादा सदस्य आए, परंतु इस बार भी कांग्रेस को अन्य दलों का समर्थन लेकर ही सरकार बनानी पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि गठबंधन सरकार जो है वो निरंतर अस्थिरता की स्थिति को पैदा करती रही। गठबंधन सरकार की बहुत बड़ी हानि यह रही कि राष्ट्रीय दलों को अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ता है और मनमोहन सरकार आर्थिक सुधारों का अपना जो एजेंडा लेकर आई थी वह वामपंथी दलों के दबाव के कारण पूरा नहीं कर पाई। अतः गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री कमजोर होता चला गया। गठबंधन सरकार या हम कहें कोलिशन गवर्नमेंट, संवित सरकार की हम बात करें या हम पार्लियामेंट की हम बात करें तो उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि यह जो गठबंधन सरकार होती है वह किसी प्रकार से भी सफल नहीं हो पाती है। किसी न किसी कारण से वह गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ सरकार को प्रतिबंधित, नियंत्रित करती रहती है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार के आने से भारतीय राजनीति की स्थिरता और आर्थिक विकास पर उठे प्रश्नों पर लगाम कसी गई है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, हम दूसरा चुनौती हम देख सकते हैं। आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई पर आम जनता आज भी दरिद्रता का जीवन बिताने को मजबूर है। नियोजित अर्थव्यवस्था के बावजूद सामाजिक और आर्थिक विषमता का समाप्त होना तो दूर रहा, विषमताएं भी कुछ और बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति संस्थान ने 2008 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को 88 देशों में से 66वें स्थान पर रख दिया। इस सूची का निर्धारण बाल मृत्यु दर, सामान्य भोजन मात्रा और स्वास्थ्य व आरोग्य सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। आर्थिक समृद्धि के सभी दावों को बावजूद भारत की स्थिरता लिथुआनिया, सूरीनाम, सर्बिया और मंगोलिया जैसे देशों से भी बदतर हो गई है। स्वतंत्रता से पहले की भारत में भ्रष्टाचार की समस्या टैक्स अधिकारियों, पुलिस और लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारियों तक ही सीमित थी, पर आजादी के बाद के घोटालों में जीप दलाली कांड 1949, मुदंडा कांड 1956, हाई स्पीड डीजल ठेका कांड 1980, बोफोर्स कांड 1986, प्रतिभूति घोटाला, हवाला, यूरिया, शुगर कांड, कॉमनवेल्थ का
घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, विजय माल्या घोटाला, PNB घोटाला, रोटोमैक घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं जिनकी हम गणना ही नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से निजीकरण की दुहाई दी जा रही है। धीरे धीरे सब कुछ बाजार की शक्तियों पर छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है, परंतु 2007 से शुरू हुई व्यापक आर्थिक मंदी ने यह दिखा दिया है कि अनियंत्रित निजीकरण से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। रूस और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद कोई वैकल्पिक समाजवादी ढांचा मार्क्सवादियों के पास नहीं बचा है और भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए विदेशी बाजार खुले रहे। देश में विदेशी पूंजी की आवक जारी रही। स्विस बैंकों में जमा भारतीय धन कुबेरों का पैसा देश में वापस चला आए तो वित्तीय संकट का समाधान संभव है, जो कि कहीं हमें निकट भविष्य में नहीं दिखाई दे रहा है। गांव की बिजली, पानी और सड़कें उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास का रास्ता सुलभ कराया जा सकता है। यही वह साधन है जो लाखों करोड़ों लोगों को काम की गारंटी दे सकते हैं। कुल मिलाकर के वही बात गांधी जी की आती है कि ग्राम गणराज्य जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की योजना फरवरी 2006 में शुरू की गई। आरंभ में यह योजना 200 जिलों के लिए थी, पर अप्रैल में 2008 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके अलावा सरकार के द्वारा गरीबों के लिए बहुत सी और भी योजनाएं चलाई गई हैं। तीसरा बिंदु आता है चुनौती में राजनीतिक व्यवस्था में आम लोगों की भागीदारी। आम लोगों को सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी भी चाहिए। वे चाहते हैं कि वे स्वयं अपनी तकदीर का फैसला करें। अब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग चुनाव में सार्थक भूमिका निभाने लगे हैं। नई राजनीतिक चेतना ने गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के वोटों का महत्व बढ़ा दिया है, पर राजनीतिक व्यवस्था में आम लोगों की भागीदारी तभी बनेगी जब पुलिस और नौकरशाही दोनों को जनमत के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। एक बड़ी जरूरत यह है कि देश की जनता राजनीति के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का भी सार्थक हिस्सा बन सके। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो आर्थिक योजनाएं ऐसे हों जिससे कि पिछड़े वर्गों और छोटे किसानों और मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने इस वीडियो में हमने देखा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं पर गांधीवादी विचारों का क्या प्रभाव पड़ा और क्या प्रभाव पड़ना चाहिए था, ये सब बातें हमने देखी और हमने यह भी देखा कि भारतीय राज व्यवस्था के समक्ष ऐसी कितनी अनेकानेक चुनौतियां हैं जिन्हें सामना करना पड़ता है, जिनसे हमें छुटकारा या इन समस्याओं का समाधान हमें करना होगा। और अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि गांधीवादी योजना को या गांधीवादी विचारों को अपना करके ही हम इस राज व्यवस्था को, भारतीय राज व्यवस्था को उन्नत, समृद्ध और सशक्त बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न लिए गए हैं जिनमें है गांधीवादी योजना का प्रारूप क्या है, उसको समझाना है। सामाजिक न्याय और गांधीवाद को बढ़ावा देने वाले नीति निर्देश सिद्धांत कौन से हैं, उसको समझाना है। और गांधी जी ने विश्व शांति की स्थापना किस प्रकार की, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, गठबंधन सरकार को संवित सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट और हंग पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो ये चारों शब्द जो हैं आप अपने स्मरण में रखिएगा, याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। एनडीए सरकार और यूपी सरकार का पूरा नाम क्या है, ये भी आपको बताना होगा। एनडीए और यूपी सरकार में गठबंधन एनडीए सरकार का जो गठबंधन है किन किन दलों के साथ है और यूपी सरकार का जो गठबंधन है वह किन किन दलों के साथ है, यह भी आपको स्मरण में रखना होगा। राजनीतिक अस्थिरता से क्या अभिप्राय है, नियोजित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, नियोजीकरण और समाजवाद से क्या अभिप्राय है, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पूंजीवाद और समाजवाद, है ना। ये दोनों में अंतर भी बताना है और उन दोनों का अभिप्राय भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। ये निबंधात्मक में पूछा जा सकता है आपसे और 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, जिसमें 2 चुनौतियां आप उसमें बता सकते हैं।
इसके बाद आता है भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं पर गांधीवाद का प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए आप इसके अंदर। और भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं पर गांधीवाद का प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह आपको शॉर्ट नोट में आपको लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से इन प्रश्नों का उल्लेख किया गया है, आप इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखिए और आपको नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिए, जिनको मैं आपको क्लियर करूंगी। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले नए वीडियो, नए अध्याय के जो नए वीडियो हैं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे। धन्यवाद।